Hello everyone. Our today's topic of discussion is Fourier transforms. So Fourier transform डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे Fourier integrals. Fourier integral क्या होते हैं? So I hope आप सब Fourier सीरीज से फैमिलियर होगे. Fourier सीरीज में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो तो हम उसको फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. हम एक पीरियोडिक फंक्शन को फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन हमने बात करनी है कि अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक ना हो तो अगर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ना हो तो हम उसको फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हम उसको फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रल्स की फॉर्म में होगी उसको हम फोरियर इंटीग्रल बोलेंगे. ठीक है, ये जो फंक्शन है अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन इसको हम इंटीग्रल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें. ठीक है, तो फंक्शन अगर पीरियोडिक हो फिर तो हम उसको फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो हम यूज़ करते हैं फोरियर इंटीग्रल का. हम उस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फोरियर इंटीग्रल जो होता है वो बेसिकली फोरियर सीरीज़ से ही डिराइव होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि हम फोरियर इंटीग्रल को फोरियर सीरीज़ से कैसे डिराइव कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. सो सपोज f(x) is a periodic function with period 2l in the interval -l to l and the given function satisfies the following properties. First property is f(x) is piecewise continuous on every interval -l to l. Second is f(x) is absolutely integrable on x-axis, means इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ f(x) dx कन्वर्जेस. यानी आप ये इंटीग्रल का जब आंसर निकालोगे वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट. एंड थर्ड कंडीशन इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. अगर आप कोई भी रियल नंबर चूज करते हो, कोई भी पॉइंट चूज करते हो रियल नंबर, उस पॉइंट पे फंक्शन हैज़ लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. फंक्शन का लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. तो हाँ जी, क्या देखा है हमने कि अगर आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन गिवन हो विद टाइम पीरियड 2l इन द इंटरवल -l to l और वो फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए -l to l में, इस इंटरवल में जो भी गिवन इंटरवल होगा हमें. फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ f(x) dx का आंसर जो है वो फाइनाइट आना चाहिए. एंड अगर आप कोई भी रियल नंबर चूज़ करते हो उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो हम फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में, अगर हमारा गिवन फंक्शन ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो. सो फोरियर सीरीज़ क्या होता है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन f(x) तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a0/2 प्लस समेशन n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x upon l प्लस bn sin n pi x upon l, where a0, an and bn are constants and given by a0 हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/l इंटीग्रेशन -l to l ft dt, ये फॉर्मूला की हेल्प से. एंड सिमिलरली an हमने कैसे निकालना है, फॉर्मूला सेम है 1/l इंटीग्रेशन -l to l ft, यहाँ पे हमने रखना है cos n pi t upon l dt. एंड bn फाइंड करने के लिए हमें ये जैसे हमने a0 फाइंड किया ये सेम है, बस यहाँ पे अपने रखना है sin n pi t upon l, ये 1/l माइनस इंटीग्रेशन -l to l ft sin n pi t upon l dt. सो अगर हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक हो और वो गिवन ये थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं, तो हम फंक्शन को फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम फोरियर इंटीग्रल डिराइव करेंगे फोरियर सीरीज़ की हेल्प से, यानी हम इस फंक्शन को इंटीग्रल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये जो a0, an और bn की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इंटीग्रल्स की फॉर्म में वो हमने यहाँ पे पुट करनी है. यहाँ पे आप a0 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ an और यहाँ bn. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे a0 का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2l इंटीग्रेशन -l to l ft dt. आपने ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो ये आएगा हमारे पास. देन प्लस ये समेशन n 1 to infinity एज इट इज़ पड़ा है, यहाँ पे हमने an की वैल्यू पुट कर दी ये. ठीक है, ये an की वैल्यू पुट कर दी, साथ में क्या आएगा इसके cos n pi x upon l ये लिखा, प्लस
यहाँ पे हमने बी एन की वैल्यू पुट कर दी, ये इंटीग्रल, ये बी एन की वैल्यू है, और साथ में हमने क्या करना है यहाँ पे साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ये लिखना है, ठीक है। तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे समेशन में यहाँ पे 1/l पड़ा, यहाँ पे 1/l, तो 1/l हम कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है, एडिशन में पड़ी है, इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम है -l to l। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन जो है वो वन टाइम लिखेंगे कॉमन, ठीक है, इन दोनों के लिए, यानी इंटीग्रेशन -l to l दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, 1/l हमने आउटसाइड निकाल लिया समेशन से, और इंटीग्रेशन दोनों का ही सेम था, तो हमने वहाँ से ft कॉमन निकाला और इंटीग्रेशन -1 to l वन टाइम चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला आता है cos a माइनस b का। तो fx इज इक्वल टू, ये हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस 1/l समेशन n 1 to infinity -l to l इंटीग्रेशन ft, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos a माइनस b। तो a कितना है n पाई t अपॉन l, b कितना है n पाई x अपॉन l। तो n पाई बाई l तो कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास t माइनस x, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया फंक्शन को। अब हमने बात करनी है कि जो फोरियर इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में बात नहीं करते, जैसे फोरियर सीरीज़ में हम इंटरवल लेते हैं -l to l, लेकिन जब आप फोरियर इंटीग्रल की बात करते हो तो हम टोटल रियल लाइन का बात करते हैं, ठीक है, रियल लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी -∞ to +∞। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, l हम चूज़ कर लेंगे, लेट l अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा हमारे पास, -∞ to इन्फिनिटी। और अब हमारा फंक्शन जो है फिर वो पीरियोडिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट हमें गिवन है ये कंडीशन कि हमारा जो फंक्शन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी इंटीग्रल -∞ to इन्फिनिटी मॉड ऑफ ft dt कन्वर्जेस, जो फंक्शन है हमारा वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका आंसर तो फाइनाइट आएगा। देन फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड अप्रोचेस टू 0, तो हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे वो 0 को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी इसका आंसर तो हमारे पास फाइनाइट आएगा अगर l हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, l इज वेरिंग फ्रॉम l अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे ना, तो ये कंडीशन तो हमें गिवन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो तो फाइनाइट है, लेकिन l इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/∞, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर, तो वो 0 होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो fx को हमने लिखा ये टर्म 0। अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या चूज़ कर रहे हैं, लिमिट जो है l इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो लिमिट l टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/l समेशन n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे l हमने इन्फिनिटी चूज़ किया है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो इंटीग्रेशन इज वेरिंग फ्रॉम -∞ to इन्फिनिटी ft cos ये n पाई अपॉन l एज इट इज़ t माइनस एक्स dt, तो ऐसे लिख लिया, बस ये सारा सेम लिखा है हमने, बस यहाँ पे l जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लिमिट लिखा है और ये टर्म हमारा हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है fx इज इक्वल टू लिमिट l टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने क्या किया, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड किया, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा π/l, जो पाई से डिवाइड किया वो हमने यहाँ पे रख दिया समेशन में, समेशन n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1/π इंटीग्रेशन -∞ to इन्फिनिटी ft cos n पाई l इंटू t माइनस एक्स dt, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो टर्म है 1/π ये टर्म, इसको हमने नेम दिया fs, इसको हम चूज़ कर लेते हैं fs। तो fs क्या है हमारे पास, 1/π इंटीग्रेशन -∞ to इन्फिनिटी ft cos, यहाँ पे इसको हमने s नेम दिया है, ये s है, cos s t माइनस एक्स dt, ठीक है, इसको हमने fx पुट कर दिया ये टर्म को। सो हमारे पास s क्या है, s हमने चूज़ किया n/l को, तो s हम ले लेते हैं n/l, s प्लस डेल्टा s हमने चूज़ कर लिया, इससे नेक्स्ट टर्म जो होगा n+1 तो डेल्टा s कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, s प्लस डेल्टा s माइनस s, ये दोनों इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से डेल्टा s आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा π/l, ठीक है, सॉल्व करने पे आ जाएगा π/l, तो डेल्टा s की वैल्यू हमारे पास π/l है।
सो एज एल टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो डेल एस जो है, डेल्टा एस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर आप यहाँ एल को इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। सो एज एल टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, तो हम इस फंक्शन को अब चेंज कर देंगे डेल्टा एस की फॉर्म में। तो ये फंक्शन लिखा है एज इट इज़, लिमिट एज एल टेंस टू इन्फिनिटी, हमें पता है डेल्टा एस ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमने यहाँ रखा डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, समेशन एन इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो है पाई बाई एल का आंसर कितना हमारे पास, ये डेल्टा एस, तो पाई बाई एल को हमने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा एस, और ये जो फंक्शन है ये, इसको हमने क्या नेम दिया है, एफ एस। तो आप यहाँ पे एस लिख रहे हो तो इसी एस को हम ये लिख सकते हैं एन इंटू डेल्टा एस, क्योंकि ये एन है, ये एस है ना टोटल हमारे पास, ये एन है, और पाई बाई एल कितना हमारे पास डेल्टा एस है, तो एन इंटू डेल्टा एस भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एस रख रहे हो तो हमने यहाँ पे एस रखा है, अगर आप यहाँ पे इसको एन डेल्टा एस लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन डेल्टा एस। तो वही कि हमने यहाँ पे डेल्टा एस आया, यहाँ से पाई बाई एल का जो वैल्यू है, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ एस, लेकिन अगर आप यहाँ एस लिख रहे हो तो एफ एस लिखेंगे। अगर आप इसी टर्म को एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन डेल्टा एस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन डेल्टा एस। तो ये टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया एफ एन डेल्टा एस, ठीक है। तो अब ये रीमन इंटीग्रेशन की तरह नहीं बन गया, रीमन सम, रीमानियन सम जिसे हम बोलते हैं। तो इसको देखो हम इस फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ऐसे। ये डायग्राम देखो, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिस्टेंस, ठीक है, 0 टू डेल्टा एस, देन डेल्टा एस टू 2 डेल्टा एस, 2 डेल्टा एस टू 3 डेल्टा एस, और ये वाई एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन को, फंक्शन की वैल्यूज़ जो होंगी इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये एक तरह से है ना बस लिमिट ऑफ अ सम। तो इसको देखो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ये समेशन ओपन करो, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, डेल्टा एस एफ ऑफ डेल्टा एस, है ना। देन आप यहाँ पे 2 पुट करोगे एन को, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डेल्टा एस एफ ऑफ 2 डेल्टा एस। नेक्स्ट टर्म इज डेल्टा एस, जब आपने एन को 3 पुट किया, एफ ऑफ 3 डेल्टा एस, ये प्लस अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, एफ ऑफ डेल्टा एस, यानी फंक्शन की वैल्यू हमने देखनी है डेल्टा एस पे। तो मान लेते हैं ये हम यहाँ पे ये हमारे पास है डेल्टा एस, और डेल्टा एस हमने वैल्यू पुट कर दी फंक्शन में, ये जो हमारे पास एफ एस है ना, इसमें हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा एस। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने डेल्टा एस पुट किया और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ डेल्टा एस, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने मान लिया ये जो हमारा कर्व है वो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एस को, कि हमने डेल्टा एस पुट किया तो आंसर ये आ रहा है। जब आप 2 डेल्टा एस पुट करोगे नेक्स्ट में, ये देखो ये आएगा एफ ऑफ 2 डेल्टा एस, तो 2 डेल्टा एस पुट करने पे मान लो फंक्शन का आंसर ये आ रहा है हमारे पास, है ना। 3 डेल्टा एस पुट करने पे पॉइंट ये आ रहा है। तो अगर आपने डेल्टा एस पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये एफ ऑफ डेल्टा एस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ और ये रीज़न अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डेल्टा एस है, 0, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एस है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ ऑफ डेल्टा एस को। ये डिस्टेंस कितना है, एफ ऑफ डेल्टा एस। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एस से एफ ऑफ डेल्टा एस मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये लेंथ से ये लेंथ मल्टीप्लाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। देन प्लस नेक्स्ट टर्म देखो ये एफ ऑफ 2 डेल्टा एस। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस है तो उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ आगे चले जाते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 डेल्टा एस। 2 डेल्टा एस पे आंसर आया ये। तो यहाँ पे हमने इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से डेल्टा एस से 2 डेल्टा एस के बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल्टा एस का। और ये फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, यानी जब आपने फंक्शन में 2 डेल्टा एस पुट किया तो ये क्या है, एफ ऑफ 2 डेल्टा एस, और ये कितना डेल्टा एस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये देखो नेक्स्ट टाइम यही नहीं बन रही, डेल्टा एस इंटू एफ ऑफ 2 डेल्टा एस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो है डेल्टा एस इंटू एफ ऑफ 3 डेल्टा एस, ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जितनी भी यहाँ पे रेक्टेंगल्स बन रही हैं उनका सम है
है ना। तो यहाँ पे हमने लिमिट क्या चूज़ किया हुआ है, डेल्टा एस टेंस टू 0। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एस ये डिस्टेंस 0 को अप्रोच कर जाता है, डेल्टा एस 0 को अप्रोच करता है, यानी ये डिस्टेंस बहुत कम है, इतना है डेल्टा एस, मान लेते हैं इतना है, इतना कम है, ये डिस्टेंस डेल्टा एस है। तो डेल्टा 2s यहाँ पे कहीं पे होगा, डेल्टा 3s यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जब आप ये रेक्टेंगल्स बनाओगे तो वो क्या करेंगे, इस कर्व के अंदर ही रहेंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगी। रेक्टेंगल्स जो बनेंगे हमारे पास ये यहाँ पे, फिर 2 डेल्टा एस पे ये आंसर होगा, फिर 3 डेल्टा एस पे ये आंसर होगा, 4 डेल्टा एस पे ये आंसर होगा। तो क्या होंगी, जो रेक्टेंगल्स होंगी वो यहाँ पे इस कर्व के अंडर ही रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया ये होगा, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से आएगा, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से। तो टोटली कर्व, ये जो कर्व है ये टोटल एरिया कवर होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, जब डेल्टा एस 0 के अप्रोच कर रहा है तो ये हम आउटसाइड नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही रहेंगे हमेशा। तो ये एरिया अंडर द कर्व नहीं बन गया कि ये टोटल जो है, अगर डेल्टा एस 0 को अप्रोच कर जाता है तो ये समेशन, ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर दिस कर्व। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर एनी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिमिट देखते हैं। यहाँ पे इस रीजन में ये जो एरिया बन रहा है हमारे पास इस कर्व के अलोंग, तो यहाँ पे हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 0 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fs ds, दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व। तो हमें पता है ना कि यहाँ पे अगर हमने देखा ये जो एक्सप्रेशन है ये एरिया अंडर द कर्व ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें कर्व पता है fs है हमारे पास, तो हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारे पास, ये ठीक है, ये 0 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। सो fs ds, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे fs की वैल्यू पुट कर दी। ये है हमारे पास fx इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, fs क्या है हमारे पास, ये 1/π, तो ये 1/π आउटसाइड लिखा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी cos s t माइनस एक्स डी टी। सो दिस इज फोरियर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। फर्दर आप इसको सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आगे। इसको कैसे, देखो ये जो जनरल टर्म बन रही है ना, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो ना, ये cos एस टी माइनस एस एक्स है, तो cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला, इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी लिख के ये इंटीग्रेशंस को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन कर दिया है, ये cos ए माइनस बी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिखा, एफ टी ये cos ए माइनस बी cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, डी टी डी एस, ये एज इट इज़। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये टी के लिमिट्स हैं, और एस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारे पास, 0 to इन्फिनिटी। अब क्या करना है हमने, ये हमारे पास ये समेशन में 2 टर्म्स आ रही हैं, हम यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/π 0 to इन्फिनिटी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा, एफ टी कोस एस टी, यहाँ से हमने डी टी रखा है यहाँ पे साथ में, और कॉस एस एक्स डी एस यहाँ आउटसाइड रख दिया। ठीक है, तो ये टी की लिमिट्स हैं तो यहाँ डी टी लिखा हुआ है, और ये आउटसाइड जो हमारे पास है वो एस की लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे कॉस एस एक्स डी एस। सिमिलरली ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस एस टी डी टी साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, ये टी की लिमिट्स, डी टी पड़ा है यहाँ पे, डी एस आउटसाइड है तो यहाँ आउटसाइड एस की लिमिट्स हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है ये 1/π एंड दिस टर्म, इसको हमने पुट कर दिया एफ एस, ये 1/π और दिस टर्म, ये इसको एफ एस पुट कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे cos एस एक्स डी एस, ये लिखा है यहाँ पे, प्लस अब ये 1/π इंटू दिस टर्म, ये इसको हमने पुट कर दिया जी एस, तो बचे क्या हमारे पास 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, वेयर एफ एस क्या होगा, एफ एस क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस एस टी, साथ में ये हमने चूज़ करना है 1/π, और जी एस क्या है हमारे पास, जी एस इज़ 1/π इंटू दिस इंटीग्रेशन। सो जी एस इज़ 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी। सो दिस इज़ फोरियर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एस इज़ दिस एंड जी एस इज़ दिस। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमने फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखेंगे उसको 0 to इन्फिनिटी एफ एस कोस एस एक्स डी एस प्लस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी जी एस साइन एस एस
ds. सो वेयर एफ एस कैसे फाइंड करेंगे हम, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कोस एस टी डी एस, एंड जी एस हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी. ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आगे हम फोरियर इंटीग्रल फाइंड करेंगे अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा. नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में. जैसे ये थ्योरम सेम है जो हम फोरियर सीरीज में करते हैं. ठीक है, ये सपोज एफ एक्स सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज 1 to 3, जो प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की हैं. मान लो हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 to 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. देन द फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स. ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वहाँ पे एफ एक्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, then at that points the function converges to this value 1/2 f of x plus f of x नेगेटिव. यानी x पे जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट पे हमने राइट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और उन दोनों का एवरेज चूज करना है. यानी राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन f एट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी डिवाइडेड बाई 2. तो फंक्शन का आंसर वो होगा. जिन पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उन पॉइंट पे फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, उस फंक्शन में जो फंक्शन है हमारा वो किसको कन्वर्ट करेगा, इसको. यानी फंक्शन का आंसर जो है वो ये होगा, राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे हमने ये रिजल्ट्स का कैसे यूज़ करना है. ठीक है.